जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज के इस सेशन में यूपी होमगार्ड 2026 की भर्ती को क्रैक करने के लिए ऐसे 50 क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जिन क्वेश्चंस को आपको जरूर तैयार करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। और आज के इस सेशन में पूरी जीके जो लूसेंट की बुक आप जानते होंगे, उस बुक के टॉप 100 क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हुए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपके एग्जाम से ओरिएंटेड टॉपिक की वीडियो स्विच की जाए वो आप तक पहुंच सके और आप उन सभी वीडियोस को वॉच कर सके। और ये क्लास आपकी एक्सप्लेनेशन वाली होगी, ऐसा कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव ना कराया जाए। तो आप लोग बस अपने दिल और दिमाग के साथ बैठ जाइए एक एकांत स्थल में और पूरे सेशन को वॉच करिए। अगर बीच में कोई तुमको डाउट होता है, नो डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछेगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना सोच के चलना कि ये क्लास आपको एंड तक वॉच करनी है और प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखना है। मान गए तो समझ लीजिए ये एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम मतलब कि आपके दिमाग से उतर जाए, सेव टू सेव रहेगा, क्योंकि इतना डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगा तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और आप भी इंटरेस्ट करने लगेंगे इस क्लास में। तो एक बार जय हिंद का नारा लगा करके, थंब का बटन ऑन करके अपनी यहाँ पर अटेंडेंस, जिसको लाइक बोलते हो, लाइक करके अपनी अटेंडेंस दर्ज कीजिए। और ये क्लास कैसी लगी है मिडिल में हमको बता देना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बीच में कोई बातचीत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का आपसे चमकीला ग्रह पूछा जा रहा है। तो आपने शुक्र ग्रह का नाम सुना होगा। शुक्र ग्रह की अगर मैं बात करूं तो ये आपका चमकीला ग्रह होता है। डिटेल में मैं आपको बता दूं, देखिए सौरमंडल में सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह जो है शुक्र ग्रह है, आप सभी को पता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर भी दिया है। शुक्र ग्रह के चारों ओर घने बादल, यानी कि ये जो ग्रह है इसके चारों ओर घने बादल होते हैं। ये बादल सूर्य की रोशनी को बहुत ज्यादा वापस लौटा देते हैं। जो बादल है बीच में, जब भैया घने बादल हैं तो वहां से सूरज की जो किरणें आएंगी तो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट करके वापस कर देता है, इसीलिए शुक्र बहुत ज्यादा चमकता है। कि इसी कारण ये चमकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसी कारण की वजह से इस शुक्र ग्रह को सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। और याद करने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि जो ग्रह आपको सुबह शाम सबसे ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे वही आपका जो है क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। नाम याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये कहाँ स्थित है। ये आपका यहाँ पर ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता है। डीपली यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए भाभा अनुसंधान केंद्र की अगर बात की जाए तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत का एक प्रमुख जो है परमाणु अनुसंधान संस्थान है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। यह हमारा ट्राम्बे में स्थित है। ट्राम्बे ये अपना मुंबई महाराष्ट्र का एक क्षेत्र होता है। तो ये प्लस पॉइंट आपको याद कर लेना है कि ट्राम्बे जो है ये मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है। अब आपको एक टिप देता हूं, ये 3 आपके क्वेश्चन यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर ट्राम्बे की बात करें, भाभा अनुसंधान परमाणु केंद्र की, तो ये आपका ट्राम्बे जो कि मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। और इसरो की बात की जाए वो आपका बंगलुरु में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये श्रीकोटा में है। ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से ना आए, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप ये मत कह सके कि सर ये आपने करवाया नहीं और ये यहाँ पर एग्जाम में पूछ लिया गया। तो जितने उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर डिफाइन करवा दूंगा, डेफिनेटली, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए आप लोग और राइट आंसर बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि संविधान में कोई संशोधन करना होता है तो ये किसका काम होता है, ये काम संसद का होता है। जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा डेफिनेटली जानकारी ले लीजिए। यहाँ पर कह रहा है संशोधन, जो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर ए कर दिया। कह रहा है संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल किसके पास होता है, सांसद को होता है। और संसद में 2 सदन होते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। शोधन के लिए बिल को विशेष बहुमत
से पास किया जाता है। अगर संशोधन है तो वो बिल के विशेष बहुमत से पास होता है और राष्ट्रपति इसमें सिर्फ मंजूरी देते हैं, संशोधन नहीं करते हैं। तो ये आपको याद कर लेना कि राष्ट्रपति इसमें क्या करेंगे, केवल और केवल मंजूरी दे देंगे, इसमें यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे, बट संशोधन करने का अधिकार उनको नहीं है। वो अधिकार केवल और केवल यहाँ पर सांसद को दिया गया है। याद रखने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप दे देता हूँ। सुझाव कोई भी दे सकता है, लेकिन संविधान बदलने की ताकत सिर्फ किसके पास है, संसद के पास। जैसे आपको समझा कोई भी सकता है, लेकिन आप खर्चे का जिम्मेदार केवल आपके माता पिता होंगे। तो ये आप एक्सटर्नल जो है पॉइंट के साथ अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा कि सुझाव यहाँ पर कोई भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर बदलने का काम केवल और केवल सांसद का होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, संविधान संशोधन की जब भी बात की जाए तो आप लोग सांसद याद कर लेना, और राष्ट्रपति इसमें क्या करेंगे, हस्ताक्षर करके स्वीकृत कर देंगे। केवल हस्ताक्षर करके इसको स्वीकृत करा देंगे, बस उनका काम खत्म। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद निर्णय लेने में मदद करेंगे। बस इतना आपको फैक्ट याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिएगा। दूध का दही में परिवर्तन क्या होता है? आपने सुना होगा, ये रासायनिक प्रक्रिया होती है, ये जीवाणु के द्वारा होता है, कवक द्वारा होता है, या एंजाइम, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा दूध का दही में परिवर्तन, ये जीवाणु, यानी कि जीवाणु मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया नाम आप सुने होंगे, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी लोग देख सकते हैं कि दूध का दही में बदलना जीवाणु की वजह से होता है। दूध में मौजूद लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध की शर्करा, जिसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं, इसको बदल देते हैं। इसी प्रक्रिया से दूध क्या हो जाता है, खट्टा होकर दही बन जाता है, और यह एक जैविक परिवर्तन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये आपको फैक्ट याद कर लेना है। दही अपने आप नहीं बनता है, उसके पीछे छोटे छोटे जीवाणु काम करते हैं। ये आप लोग ऐसे फैक्ट के साथ याद कर सकते हैं कि जब आप दही को देखते हैं तो वो अपने आप नहीं जम जाता है, उसमें छोटे छोटे जीवाणु यानी बैक्टीरियाज होते हैं, वो इसको जमाने का वर्क करते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट के साथ याद कर लीजिएगा। एग्जाम टिप में आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर वेरी शॉर्ट तरीके से अगर आपके माइंड में सेव करना है तो दूध से दही किसके कारण होता है, जीवाणु, जिस जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। अब आपसे अगर जीवाणु का नाम भी पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस यहाँ पर जीवाणु होता है। केक फूलना, तो यहाँ पर केक देखे होंगे वो फूला फूला रहता है, ब्रेड आपका फूला फूला रहता है, तो उसमें किस जीवाणु का काम होता है, उसमें खमीर नाम का एक कवक पाया जाता है, जिसको हम लोग ईस्ट बोलते हैं। वो कवक यहाँ पर वर्क करता है ब्रेड और केक को फुलाने में। और यहाँ पर एंजाइम की बात कोई नहीं होती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करने वाले स्टूडेंट हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर देखिए, राइट आंसर बताइएगा। कह रहा सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, या ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं कहूंगा नाभिकीय संलयन ही सौर ऊर्जा का स्रोत है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर इसके यानी सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फंक्शन, इसमें हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हीलियम गैस निकालते हैं, जो कि बहुत ऊर्जा बनाती है या निकालती है, और ये ऊर्जा हमें रोशनी और गर्मी देती है। सूर्य में यहाँ पर टूटना नहीं होता, वहाँ जुड़ना होता है। तो इस जवाब में यहाँ पर संलयन आपको करेक्ट आंसर कर लेना। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट अपने हिसाब से लिखने की कोशिश की कि भाई सूर्य में टूटने की कोई प्रक्रिया नहीं होती, उसमें एडिंग यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया होती है, इसलिए संलयन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा एग्जाम टिप यानी कि कंफ्यूजन क्लियर करना हो तो सौर ऊर्जा एक ऐसी क्रिया है, नाभिकीय संलयन की क्रिया है, और नाभिकीय विखंडन भी इससे रिलेटेड करता है। तो नाभिकीय विखंडन यहाँ पर परमाणु रिएक्टर एटम बम का वर्क करता है। तो यहाँ पर दोनों नहीं हो सकता, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। सी आंसर आपका गलत होगा, डी भी गलत हो जाएगा। साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, जवाब इसका क्या होगा। कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, या फिर गॉडविन ऑस्टिन। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा कि पर्वत शिखर की जब बात की जाए तो यहाँ पर गॉडविन ऑस्टिन आपका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। लेकिन यहाँ पर अगर भारत की बात की जा रही है तो आप लोग यहाँ पर कंचनजंगा लगा देना, ये सबसे ऊंचा है, लेकिन अब भारत में नहीं रहा, ये पीओके में चला गया। तो ये आपको याद कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये आपका कंचनजंगा है। कंचनजंगा की ऊंचाई लगभग यहाँ पर 8,586 मीटर है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है और भारत नेपाल की सीमा के पास है। भारत के अंदर जो सबसे ऊंचा शिखर है वही पूछे तो यहाँ पर सीधा
जवाब आपको नो डाउट के साथ कंचनजंगा लगा देना है। ठीक है, एग्जाम के लिए टिप क्लियर कर देते हैं कि भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। विश्व का सर्वोच्च शिखर यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए तो माउंट एवरेस्ट है। गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर आया था जो कि K2 है, सबसे ऊंचा है, लेकिन भारत के अंदर नहीं माना जाता, या POK क्षेत्र में है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट मेरे बिल्कुल करेक्ट हो रहे हैं। तो क्लास में जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं वो एक बार हमें थम्स अप करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है और आप सभी लोग कहाँ से क्लास को वॉच कर रहे हो, और ये आपको याद कर लेना। और आपकी एग्जाम डेट भी क्लियर हो चुकी है, शायद 23 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी दिल और दिमाग और डाटा के साथ जितनी भी क्लासेस अब आपको प्रोवाइड की जाए सारी की सारी क्लासेस देखिए और अपने एग्जाम में तबाही मचा दीजिए। ये वैकेंसी ही नहीं, ये आपके लिए यहाँ पर एक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आपको एक सिलेक्शन करने वाली क्लास मिल रही है। तो उन सभी क्लासेस को आप लोग वॉच करिए। और 23 अप्रैल से आपके पेपर हैं, तो ये मत सोचिएगा कि अब हमारे पास टाइम बहुत है। टाइम आपके पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो दिल दिमाग के साथ आपको सारी क्लासेस देखनी है। और A to Z आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रखी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। विद इन 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर आपको वहां पर रिप्लाई आ जाता है और आपकी वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है अपनी टीम के द्वारा। तो अगर कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो A to Z XYZ, उन सभी क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। और आज से आपको PDF की भी सुविधा आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आप लोग PDF लेकर के उससे ही आपको क्लास रटनी है, वो भी फ्री में। तो इतना काम आपको करना है कि थम्स अप करके, वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चन का जवाब देते चलना है। बस आपको यहाँ पर कोई रोक नहीं पाएगा आपके कांस्टेबल की परीक्षा को पास करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। तो पल्लव राजाओं की राजधानी अगर पूछी जाए, महाबलीपुरम में थी? नहीं। चेन्नापत्तनम थी? नहीं। मदुरै में भी नहीं थी, ये कांचीपुरम में थी। तो कांचीपुरम आपकी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम में थी। कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर था। यह नगर शिक्षा, धर्म और कला का बड़ा केंद्र रहा है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अगर पल्लव शब्द आपके कहीं भी पेपर में दिख जाए, अगर उससे पूछे तो दिमाग में सीधे ये आ जाना चाहिए, इसकी राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? कांची। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहद इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर का मस्तिष्क अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा जा रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजन वाला है, तो आप लोग देख लीजिए, मेमोरी या कीबोर्ड या CPU, हार्ड डिस्क। तो किसे कहा जाता है बताइए? मेमोरी को कहते हैं, कीबोर्ड को कहते हैं या CPU को? तो मैं कहूंगा CPU को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में इसके फुल फॉर्म हमें जानना है आप सभी से कि यहाँ पर CPU का फुल फॉर्म आप लोग जानते हो या नहीं। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करता हूँ। कोई बच्चा यहाँ पर नकल नहीं करेगा क्योंकि मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर दे चुका हूँ। तो ये नकल नहीं करना है, फिर मैं कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछूंगा, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको फिर बताना होगा। ठीक है, तो CPU आपको पता होगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। CPU सभी निर्देशों को समझता है, प्रोसेस करता है और आदेश देता है। तो कंप्यूटर का हर काम CPU के बिना संभव नहीं होता है। जैसे इंसान बिना दिमाग के कुछ नहीं कर सकता, वैसे कंप्यूटर बिना CPU के कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि उसके बिना बेकार है। तो ये आप लोग फैक्ट याद कर लीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है CPU होता है, कीबोर्ड यहाँ पर एक इनपुट डिवाइस है और मेमोरी, हार्ड डिस्क डाटा स्टोर करने के लिए होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर आपने नाम भी सुना होगा, तो ये आपका अलकनंदा में स्थित है। सही जवाब ऑप्शन नंबर B स्टूडेंट करने वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर B, बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, जो कि अलकनंदा नदी आगे चलकर भागीरथी नदी में मिलकर गंगा बनाती है। बद्रीनाथ बोलो तो साथ में नदी का नाम भी याद करना कि अलकनंदा वहां पर निकली हुई है। बद्रीनाथ में क्या है? अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ शहर यहां पर स्थित है। तो ऐसे जब कोरिलेट कर लोगे एक दूसरे शब्दों से तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और एक टॉपिक के जैसे आपको सारे के सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को कोरिलेट करना सीखिए। अब यहाँ पर एग्जाम टिप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि बद्रीनाथ ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और केदारनाथ पूछ लिया जाए तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है
भागीरथी प्लस अलकनंदा दो नदियां मिलकर यहाँ पर गंगा का निर्माण करती हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट अपने बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, अलकनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। तो विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा नहीं, मुख्यमंत्री के द्वारा भी नहीं, राज्यपाल के द्वारा ये आदेश दिया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल में यहाँ पर देख लीजिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपने राज्यपाल किया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्य की विधानसभा का सत्रावसान यानी कि सेशन एंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, करने का अधिकार केवल राज्यपाल के पास होता है। हालांकि राज्यपाल यह कदम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से लेते हैं। जो राज्यपाल होते हैं ये कदम मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से लेते हैं। इसका मतलब है कि राज्यपाल औपचारिक रूप से आदेश देते हैं, लेकिन सरकार की सलाह जरूरी होती है इसमें। तो ये एक पॉइंट याद रखना, यानी कि ध्यान रखना कि विधानसभा के सत्र को यहाँ पर फॉर्मली खत्म करने वाला सिर्फ राज्यपाल होता है। एग्जाम टिप में आप लोग देख सकते हैं, सत्रावसान राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, सत्र बुलाना मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल करता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष या राष्ट्रपति सीधे नहीं कर सकते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। कमेंट बॉक्स में बताने ये क्लास आपको कैसी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किस ग्रीक शासक को हराया था। तो ये किसको हराया था आपको मालूम होना चाहिए, सेल्यूकस को हराया था। सेल्यूकस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सेल्यूकस हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना के बाद ग्रीक शासक सेल्यूकस को हराया था। यह युद्ध भारत और यूनान के बीच में हुआ था। युद्ध के बाद संधि हुई जिसमें सौराष्ट्र और पश्चिमी भारत मौर्यों को मिला। जहां पर ये एग्जाम में याद करने का पॉइंट मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूं, अलेक्जेंडर भारत आया था पहले लेकिन हार गया नहीं। असली मुकाबला यहाँ पर चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में हुआ था। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में असली मुकाबला हुआ। तो राइट आंसर चंद्रगुप्त ये सेल्यूकस के साथ हुआ था, और अलेक्जेंडर भारत में पहले आया परंतु यहाँ पर चंद्रगुप्त के समय में नहीं। मगस्थनीज इतिहास लिखने वाला प्रथम यूनानी लेखक था, और जो आपके ऑप्शन में दिए गए उन सभी को यहाँ पर बताया जा रहा है। देरियस ये फारस का राजा भारत नहीं आया था। तो क्रम में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है, इसमें मैग्नीशियम पाई जाती है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में साथियों आएगा यूपी होमगार्ड की। अब यहाँ पर कह रहा है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा डिस्कस कर देता हूं कि क्लोरोफिल पौधों का हरा रंग देने वाला एक पदार्थ होता है। जो पौधे आप लोग देखते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से हमें ये हरे प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल के बीच में मैग्नीशियम पाया जाता है। यही मैग्नीशियम पौधों को प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। यानी कि बच्चों पौधा हरा क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बैठा होता है। तो याद कर लेना, पौधा हरा इसलिए दिखता है क्योंकि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बैठा होता है। ये याद करने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज की है। तो याद कर लीजिएगा, क्लोरोफिल यहाँ पर मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन जैसे कि लोहा यानी आयरन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम बैठा होता है, जो कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव, या फिर वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री। तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर यहाँ पर 1 रुपए के ऊपर का नोट है तो यहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, याद कर लेना। और यहाँ पर केवल 1 रुपए का नोट है तो उस पर केवल वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिटेल में समझ लीजिए कि यहाँ पर 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस नोट पर वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। बाकी सभी नोट यानी कि 2 और उससे ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ यानी इंडिया आरबीआई जारी करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि सिर्फ 1 रुपए का नोट सरकार का होता है, इसी पर वित्त सचिव साइन करता है। तो एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 रुपए की नोट पर वित्त सचिव साइन करेंगे, 2 और उसके ऊपर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर साइन करते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती, लेकिन एग्जाम में यही पक्का आता है। तो क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है
किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये -4 डिग्री पर नहीं, 100 पर भी नहीं, या जहां पर आपको 4 डिग्री सेल्सियस दिख जाए वहां पर इस तापमान पर जल का घनत्व क्या होगा? सबसे अधिकतम होगा। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को करने वाले स्टूडेंट अपने करेक्ट हो जाते हैं। देखिए कह रहा है पानी का जो घनत्व होता है, यानी कि पानी का घनत्व जिसको डेंसिटी बोलते हैं, तापमान बदलने पर बदलता है। जैसे कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक यानी कि मैक्सिमम होता है, और 4 डिग्री से नीचे या ऊपर जाने पर पानी का घनत्व कम हो जाता है। इसी कारण सर्दियों में झीलों के ऊपर बर्फ जमती है और नीचे पानी रहता है। तो यहाँ पर याद कर लेना है कि पानी का एक खास नियम है कि 4 डिग्री पर वो सबसे भारी होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट देख लीजिए, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनती है, मतलब कि घनत्व कम होता है। और -4 डिग्री या 40 डिग्री सेल्सियस मत फंसना, क्योंकि ये एग्जाम में ट्रैप होता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए। तो याद कर लेना 4 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब -4 डिग्री दिख जाए या 40 डिग्री दिख जाए तो वहां पर कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 25 वर्ष या 18 या 21 या 20। तो यहाँ पर 21 लोग, कुछ लोग राइट आंसर मानेंगे, लेकिन पूर्णतः अगर मैं बताऊं कि जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए यहाँ पर मिनिमम जो आयु होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 25 वर्ष आपकी जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण स्थानीय शासन संस्था होती है। तो यहाँ पर जिला पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष तक तय की गई है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ पर जो आपको बोलना है कि पंचायत सदस्य जो होता है वो 21 वर्ष की आयु में बन सकता है, जो कि आप बता रहे हैं ग्राम पंचायत सदस्य। लेकिन जिला पंचायत की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जिला पंचायत की जब बात की जाए तो यहाँ पर 25 वर्ष आपको करेक्ट कर लेना है। इसके अलावा 18 या 20 कुछ भी दिया हो वो आपके लिए ट्रैप होगा। तो जिला पंचायत का अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो कम से कम ये आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पर जिला ग्राम पंचायत के सदस्य अगर बात की जाए तो 21 वर्ष, और जिला पंचायत की यहाँ पर 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता है? तो आपको पता होगा पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी डीजीपी होते हैं, या डीजी, आईजीपी या एसएसपी। तो आपको याद रखना है डीजीपी ही पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी होते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्या, देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है रेड स्क्वायर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित होता है? तो ये कहाँ स्थित है? बीजिंग, वाशिंगटन डीसी में, या मॉस्को, लंदन। तो मॉस्को आपको याद कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद कर लेना। राइट आंसर आपने ऑप्शन नंबर सी क्लिक किया होगा, मॉस्को। फिर कह रहा है रेड स्क्वायर रूस का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है, या रूस की राजधानी मॉस्को में स्थित है। पर कह रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, बिल्कुल सही जवाब। न्यूयॉर्क में ही यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। यहाँ पर देख लीजिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की एक प्रसिद्ध प्रतिमा है। यह न्यूयॉर्क शहर के हाबर बंदरगाह में स्थित है। इसे फ्रांस ने अमेरिका को उपहार के रूप में दिया था। किसने दिया था? फ्रांस ने अमेरिका को उपहार के रूप में दिया था, एज अ गिफ्ट। तो याद कर लेना स्टैचू ऑफ लिबर्टी बात की जाए तो न्यूयॉर्क, जिसको यूएसए बोलते हैं, और पेरिस में सिर्फ उसकी छोटी प्रतिकृति है, जिसको बोल सकते हो टोक्यो और बर्लिन। यहाँ पर ट्रैप है कंफ्यूजन करने के लिए। छोटी प्रतिकृति की बात की जाए तो पेरिस आपको लगा देना है, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए यानी न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा किसके शासनकाल में हुई थी? तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो 1905 में। किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल में आप सभी लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय हुआ करता था। बंगाल और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में ये बंट चुका था।
इस फैसले के विरोध में स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। अगर आपको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद करना है तो बंगाल विभाजन 1905 में वायसराय जो लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, परिणाम था स्वदेशी आंदोलन। कैनिंग, डलहौजी, कार्नवालिस पुराने काल यहाँ फिट नहीं बैठते हैं, तो इस क्रम में ये आपको कट कर देना है और ये आपको 2 फैक्ट, आपको 3 फैक्ट याद कर लेना है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही हो जाते हैं। आपको ये क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और साथ में यहाँ पर थंब का बटन आपको दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके अपनी अटेंडेंस लगा देना। कह रहा भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी, तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना की बात करें तो ये कब की गई थी। देखिए, अगर नियमित जनगणना की बात करें तो ये आपका जवाब ये नहीं होगा, तो 1881। लेकिन सर्वप्रथम शब्द आ गया तो 1872 आपको बताना है, क्योंकि भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में ही हुई थी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में कराई गई थी। यह जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। 1872 की जनगणना पूरे देश में एक साथ भारत में एक साथ जनगणना पहली बार 1881 ईस्वी में कराई गई थी। तो ये आपको एडिशनल पॉइंट में याद कर लेना है कि पहली जनगणना तो 1872 लेकिन एक साथ वाली तो ये 1881 में हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक साथ में तो 1881, लेकिन सर्वप्रथम यहाँ पर जो शब्द आया था उसके लिए 1872 आप लोग सही कर सकते हैं। तो पहली जनगणना 1872 ईस्वी में, पहली नियमित समकालिक जनगणना की बात की जाए तो 1881। 1872 1872 1881 को जानबूझकर कंफ्यूज कराया जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है। सर्वप्रथम के लिए 1872, बाकी समकालिक के लिए 1881। खट्टे फल कौन से विटामिन का स्रोत होते हैं, तो खट्टे फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि विटामिन सी किस में पाया जाता है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, बट नकल नहीं करना कोई लोग। विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि आपके जो फल होते हैं ये आपके खट्टे फल होते हैं। इन फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर खट्टे फलों से क्या मिलता है हमें, ये यहाँ पर खट्टे फलों से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है, जो कि विटामिन, अगर विटामिन ए पूछी जाए तो आंखों के लिए होती है, विटामिन बी ऊर्जा के लिए, विटामिन ई त्वचा और कोशिकाओं की सुरक्षा करने के लिए होती है। ये मैंने एडिशनल पॉइंट आपको बता दिए, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, मुझे तो पता नहीं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जिसमें यहाँ पर शुद्ध सोने की कैरेट आपसे पूछी जाए। तो शुद्ध सोना की जब भी बात की जाए तो ये आपको याद कर लेना 24 कैरेट का ये सोना होता है। मान लीजिए कोई गोल्ड है 18 कैरेट का या 20 कैरेट का, तो उसकी कीमत क्या होगी, कम होगी या ज्यादा, तो उसकी कीमत कम होगी। अगर 24 कैरेट का जो सोना होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। ठीक है, डिटेल में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कह रहा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 कैरेट हो जाता है। कैरेट सोने की शुद्धता मापने की एक इकाई होती है। जैसे कि हम लोग दूध को मापते हैं लीटर में, और कि कोई वजन मापना होता है तो किलोग्राम में मापते हैं, वैसे ही सोने को मापने के लिए एक इकाई रखी गई जिसका नाम है कैरेट। तो 24 कैरेट सोना इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर हो जाता है 100% शुद्ध सोना माना जाता है इसको। 24 कैरेट सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए इससे गहने कम बनाए जाते हैं। 24 कैरेट का सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए इससे गहने कम बनाए जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शुद्ध सोना इज इक्वल टू 24 कैरेट। गहनों में ज्यादातर यूज होने वाला 22 कैरेट का होता है। 18 या 20 कैरेट मिलावटी एलॉय होता है, जो कि आपको याद कर लेना है कि ये आपका गलत हो जाता है। 22 कैरेट जो कि गहनों के लिए और 24 कैरेट एकदम प्योर शुद्ध सोना आपका होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था, मुझे बताइए फटाफट। आपको ध्यान रखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर बात की जाए तो इनके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। थोड़ा डिटेल में जानकारी ले लीजिए। स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त का मतलब ये होता है परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत 1793 ईस्वी में की गई थी। यह व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में की गई थी। इसमें जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक मान लिया गया। सरकार को लगान स्थायी रूप से तय मिलता था। तो ये आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को करेक्ट कर लेना है। थोड़ा याद कर लेना कि स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि रियायती वाड़ी व्यवस्था जो थी वो मुनरो, जो यहाँ पर लगान वगैरह वसूलने का काम करते थे, वो मुनरों का वर्क होता था। और महलवाड़ी व्यवस्था
होल्ट मैकेजी की सौंपी गई थी। तो ये आपको प्लस पॉइंट में याद कर लेना है कि होल्ट व्यवस्था की जब भी बात की जाए तो ये किसको सौंपी गई थी। ये यहाँ पर नोबल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबल पुरस्कार की जब भी बात की जाए ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये 4 क्षेत्र में नहीं, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबल पुरस्कार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाता है। देख लीजिए यहाँ पर अगर बात करें ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि भौतिकी हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, चिकित्सा हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो नोबल पुरस्कार की बात करें तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अर्थशास्त्र बाद में जोड़ा गया, इसीलिए अक्सर कंफ्यूजन कराया जाता है आपको इन सब यहाँ पर क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है किस मुगल शासक के कार्यकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो किस शासनकाल में चित्रकला चरम पर थी, चरम उत्कर्ष पर थी। तो मैं कह सकता हूं अगर जहांगीर की बात करें तो जहांगीर के शासन के समय ही चित्रकला अपने चरम पर थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिए, कह रहे हैं कि जहांगीर का शासनकाल जो था वो यहाँ पर 1605 से 1627 जो कि चित्रकला और कला का स्वर्ण काल यहाँ पर इसको माना जाता। उन्होंने चित्रकारों और कलाकारों को संरक्षण दिया था। उनके शासनकाल में प्रकृति विवरण और जीवन शैली जैसी चित्रकलाएं विकसित हुई और चित्रकला चरम यानी कि जहांगीर के शासनकाल में हुई। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चित्रकला किस शासनकाल में चरम सीमा पर थी तो जहांगीर आपको आंखें मूंझ के लगा देना है। अकबर में यहाँ पर युद्ध और प्रशासन में महान व्यक्ति थे। शाहजहां वास्तुकला और ताजमहल के लिए ज्यादा प्रसिद्ध थे और हुमायूं कला का विस्तार नहीं थी, थोड़े बहुत संरक्षण हुए। तो ये आपको याद कर लेना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना कब की थी। वर्ष 2000 में, 2004 में या 2010 में या 2015 में। तो ये कब की थी, तो ये 2004 या 2010 या 2015 में। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक की स्थापना 2004 में ही की गई थी, जो कि डिटेल में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आईसीसी चैंपियन 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला किस स्टेडियम में आयोजित हुआ था। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो दुबई इंटरनेशनल जो स्टेडियम है इसमें आयोजित हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछे तो इस क्वेश्चन को डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको याद कर लेना है। देखिए इसको थोड़ा डिटेल से मैं बता दूं। आईसीसी चैंपियनशिप जो है ये वर्ष 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, जो कि ये खेला गया था। यह मैच 23 फरवरी 2025 को दुबई यानी कि यूएई में हुआ था। क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में नहीं खेला तो इस क्रम में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम हो गया। तो यहाँ पर इसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, फटाफट बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी होमगार्ड की परीक्षा में। लगभग मेरा मानना है कि 20 क्वेश्चन वो आपके करंट अफेयर के आएंगे और जैसी करंट अफेयर आपके एग्जाम में आएगी, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ धीरे धीरे, कोई परेशानी की बात नहीं है। और आज के इस सेशन के सेकंड पार्ट में करंट अफेयर के वीडियो के यहाँ पर सेशन करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो मैंने आपसे अगर वादा किया है तो आपकी तैयारी बिल्कुल सोने से करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बिल्कुल नए सिरे से अपनी तैयारी को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एकदम बेसिक स्टार्ट करने की कोशिश की है। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं जो आप लोग देखिए और अपनी तैयारी को यहाँ पर पक्का करें। साथियों ये नहीं चाहिए कि 1 नंबर से रह गए आप, परीक्षा से 2 नंबर से रह गए। अगर आप वाकई में मेहनती हो और अपने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो तो ये समझ लीजिए 100% आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। डेली मैं आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ाता हूं, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस और 30 क्वेश्चंस की वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आप उनको तैयार कर लेते हैं तो अगर आप 3 दिन पढ़ लिए तो आपने यहाँ पर सोच लीजिए कितने क्वेश्चन कर लेंगे। तो उतने क्वेश्चन आपके जो हो जाएंगे वो आपके एग्जाम, क्योंकि 1 महीना आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आपकी परीक्षा है तब तक पढ़ोगे। तो 1 क्लास अगर आप परीक्षा तक देखते रहेंगे तो मेरा मानना है आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे जीएस में और इतने निपुण हो जाओगे कि कम से कम अपना यूपी होमगार्ड का पेपर बहुत अच्छे तरीके से कर लो। क्योंकि
आप लोग करते क्या है कि आज तो जोश जोश में यहाँ पर स्टार्टिंग कर दी, अब वो जोश आपका ताज़ा आज ही रहता है और कल की जब क्लास आती है तो आप अंगड़ाई लेते हैं बिस्तर के अंदर कि भैया बाहर बहुत ठंड है, क्या करें, थोड़ा सो लेते हैं। अगर ऐसे बहानाबाजी आती है स्टूडेंट को तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि हमें ये हैबिट है, तो उसके लिए अलग मैं ट्रीटमेंट कर दूंगा। बट ऐसा आपको नहीं करना है कि आज आपने जोश को पैदा कर लिया और वो जोश आपका ठंडा हो गया। भाई वो ठंडा तब तक ना हो जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। तो उस जोश को आपको मेंटेन करते हुए चलना है, उसको नहीं खोना है, तभी आपको यहाँ पर ये जो आगे की ड्रीम है आपकी, आगे की जो लाइफ है तब आपकी चेंज हो जाएंगी। और थोड़ा अपने आप को भी मेहनत करता, उसकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत काम आ जाती है। तो ये सोचकर चलिएगा कि यहाँ पर हमें सिलेक्शन होना है, होना है, होना है। अगर नहीं भी हुआ तो वो मेहनत आपकी काम आएगी, इतना समझ लीजिएगा। फिलहाल आप 100% ये माइंड मेकअप करते हुए चलिए कि मेरा सिलेक्शन होना है तो होना, पहले से ही चिल्लाने लगिए। क्योंकि यहाँ पर अगला क्वेश्चन टाइम नहीं लेंगे। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हुआ किस स्टेडियम में? तो ये आपको याद कर लेना है, कमेंट बॉक्स में बताना, मैंने आपको बता दिया था। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में विजेता टीम को कितनी राशि दी जाती है? तो 20.8 करोड़ दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई थी? तो ये कहाँ शुरू की गई थी? तो ये आपको याद कर लेना है, यहाँ पर उत्तराखंड में स्टार्ट की गई थी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि हाल ही में किस देश का मालवाहक जहाज विस्फोट के बाद भूमध्य सागर में डूब गया है? तो ये साथियों रूस का एक जहाज था। तो ये आपको याद करना, इसका क्वेश्चन है और जानकारी थोड़ी होनी चाहिए। हाल ही में एक रूसी मालवाहक जहाज जो था वो इंजन रूम में विस्फोट होने के कारण यहाँ पर भूमध्य सागर में डूब गया। इस घटना को रूस की विदेश मंत्रालय और अन्य समाचार एजेंसियों ने पुष्टि की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको एग्जाम में टिप के साथ, भूमध्य सागर में विस्फोट होने के बाद कौन सा जहाज डूबा? तो रूस में एक जहाज डूबा था, और चीन, जर्मनी या कोई अन्य देश की इस घटना में अगर शामिल किया जाए तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है हाल ही में 2025 में महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो ये बिहार जो है ये महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा 2025 के। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ, रजत पदक जो कि सिल्वर होता है, भारतीय भारोत्तोलक मार्टिना देवी मैबाम ने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने 87 प्लस की ग्रा महिला श्रेणी में कुल यहाँ पर 255 किलो वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मार्टिना ने अपनी ताकत और मेहनत से रजत पदक हासिल किया है, यही कारण है कि उन्हें रजत पदक मिला है। राइट आंसर के साथ मार्टिना देवी मैबाम तो रजत पदक जो कि एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग की महिला रही हैं। तो ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ कर लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि हाल ही में बर्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में बर्ड ईगल को किस देश का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है? तो इनको यूएसए का बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अगर सवाल ऐसे आता है तो यूएसए आपको करेक्ट कर लेना है कि बर्ड ईगल जो है ये हाल ही में आधिकारिक रूप से अमेरिका यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। बर्ड ईगल ताकत यानी आजादी और साहस का प्रतीक माना जाता है। यह पक्षी पहले से ही अमेरिका के राष्ट्रीय प्रतीक में उपयोग होता रहा है। अब इसे कानूनी तौर पर भी राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया है। तो बर्ड ईगल की बात की जाए तो नेशनल बर्ड हो चुका है यूएसए का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है कि मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये इनकी अगर बात करें तो ये मालडोवा देश की जब भी बात करते हैं तो मालडोवा देश में इनको भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, मनिका जैन को। मनिका जैन को भारत का राजदूत माल्डोवा देश में नियुक्त किया गया है। वे रोमानिया के साथ साथ माल्डोवा के लिए भी भारतीय राजदूत के रूप में कार्य कर रही हैं, और इस बार मनिका जैन माल्डोवा में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता माल्डोवा, जो कि यहाँ पर आपको लर्न कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू हुई है? बताइए। हॉकी इंडिया लीग की अगर बात करें तो ये उड़ीसा में शुरू हुई है। उड़ीसा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये आपका हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 38वीं राष्ट्रीय खेलों का
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि हाल ही में 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मसाल रैली कहाँ शुरू हुई है। तो ये आपका हल्द्वानी में शुरू हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी हल्द्वानी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मसाल रैली की शुरुआत हल्द्वानी यानी कि उत्तराखंड से हुई है। हल्द्वानी उत्तराखंड का एक प्रमुख सागर है, इसीलिए वहीं से इसे बड़े खेल आयोजन की मसाल यात्रा स्टार्ट की गई है। मसाल रैली का उद्देश्य यहाँ पर है खेलों के प्रति जागरूकता और उत्साह बढ़ाना। तो इस क्रम में 38वां राष्ट्रीय खेल मसाल रैली हल्द्वानी उत्तराखंड में है। सूरत नागपुर अगर आ जाए तो आपको बिल्कुल काट देना है। राइट आंसर हल्द्वानी के साथ लगा देना। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा है कि हाल ही में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, आपको याद कर लेना है। तो अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही अटल युवा महाकुंभ का आयोजन हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मलेरिया के मामले में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है। तो मलेरिया में इतनी ज्यादा प्रतिशत की कमी हासिल की गई है, यानी 97% की कमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर याद कर लेना है। और यहाँ पर 97 मतलब 82 आप लोग कर लीजिएगा। थोड़ा यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन गलत हो भी सकता है, या फिर 82 भी कहीं कहीं आपको स्रोत मिल जाता है, लेकिन 97 यहाँ पर ज्यादा प्रतिशत सही हो जाता है। तो ये आपके टॉप क्वेश्चन थे। कैसी लगी ये क्लास एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आपको यहाँ पर क्या करना है, इस क्लास को लाइक करना है और लाइक के माध्यम से अपनी अटेंडेंस लगा देनी है और कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक देना है। अगर कोई भी आपको कमी नजर आती है तो उसको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। और आगे की क्लासेस कैसे कंटिन्यू की जाए इसी बेस पर, या कुछ पैटर्न चेंज किया जाए, वो सभी लोग आप मुझे कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। और इस क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। और हम सभी लोग मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। अब कराएंगे करंट अफेयर और आज से प्रैक्टिस सेट आपके स्टार्ट होंगे। प्रैक्टिस सेट आपको 1 2 3 ऐसे आपको करवाऊंगा। और 23 अप्रैल को आपकी परीक्षा है, तो डट जाइए अपनी कमर कस के। और अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी से एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है और सारे सेशन आपको वॉच करना है। कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनल पैसे फूंकने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी तैयारी जीरो लेवल से मैं करवा दूंगा और एक भी क्लासेस आपकी मिसेस नहीं होंगी। ना कोई बुक लेने की जरूरत है, बस थोड़ा हाँ मॉक वॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, उनको जरूर लगाना। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन और अपना फीडबैक जरूर यहाँ पर देना। ओके।